हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आऊँगा सबके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का 15th पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गॉस लॉ का एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग वायर। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक के 14th पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज डेंसिटीज़ के बारे में और गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस लॉ क्या होता है या गॉस थ्योरम क्या होता है, और हमने पढ़ा था चार्ज डेंसिटीज़ क्या होती हैं। तो यहाँ पे अब डेरिवेशन जो होंगे आगे गॉस लॉ के हिसाब से, जो भी एप्लीकेशंस हैं गॉस लॉ के, तो उनमें चार्ज डेंसिटीज़ का यूज़ होगा। तो ये वाली वीडियो देखने से पहले आप चार्ज डेंसिटी, जिसमें मैंने पढ़ाया था लास्ट पार्ट में, जो 14th पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है, तो कंडक्टिंग वायर का मतलब क्या है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। मान लिया ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये वायर जो है वो -इन्फिनाइट से +इन्फिनाइट तक है, इस वायर की लेंथ है। जो मान लेते हैं कि वायर से स्मॉल r डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। ये पॉइंट मान लिया ये P है। ठीक है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब आपको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बताया गया था कि पॉइंट चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। और लाइन चार्ज है, ये लाइन चार्ज है ना, तो लाइन चार्ज के लिए जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है शेप में। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो गॉसियन सरफेस हम देखिए इस तरह से ये ड्रॉ कर सकते हैं सिलिंड्रिकल शेप की। तो ये पूरा सिलिंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस ये ड्रॉ किया जाएगा बिल्कुल इस तरह से, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने एक सिलिंड्रिकल शेप की गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी इस तरह से, देखिए आप लोग अच्छे से, ये देखिए। ठीक है, और ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ की है, यहाँ पे इसकी लेंथ को मैंने L मान लिया कि मैंने L लेंथ की गॉसियन सरफेस को ड्रॉ किया है। और इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस भी R होगा, और ये डिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा, इस सिलेंडर के रेडियस की तरह बिहेव करेगा। ओके, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये वायर है, तो वायर में जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वायर का लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना मान लिया, लैम्डा मान ले रहे हैं, और वायर पे Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ अब करना क्या है, हमको करना क्या होता है, फ्लक्स से निकालना होता है दो तरीके से। एक तो हम निकालते हैं फ्लक्स डेफिनेशन से, जो कि होती है phi = EDA cos थीटा का इंटीग्रेशन, और दूसरा फ्लक्स जो हम निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या होता है, Q/ε0, phi = Q/ε0। ठीक है, तो EDA cos थीटा अप्लाई करने के लिए हमको यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट के लिए अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो एरिया इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर इसी पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देंगे, तो Q0 जो टेस्ट चार्ज रखा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ आएगी, देखिए ये प्लस चार्ज है, ये प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो यही डायरेक्शन आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो कितना बन गया है, 0 डिग्री एंगल बन गया है। ओके, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे मैंने ले लिया, तो इसके लिए अगर एरिया वेक्टर देखा जाएगा तो एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, जिसको बोलेंगे DA वेक्टर। और इसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, ये प्लस इसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल है वो कितना आ जाएगा, 0 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो एलिमेंट हमको लेना है, वो हमने यहाँ पे एलिमेंट लिया है। तो अगर यहाँ कोई एलिमेंट लेंगे तो इसके लिए एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा। एरिया वेक्टर आप समझ रहे हैं ना, ये कैसे निकाल रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया जो होगा वो इस तरह से आ जाएगा, लेकिन इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसी डायरेक्शन में रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल जो बन रहा है वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब अगर कोई एलिमेंट में यहाँ पे लिया जाएगा तो इस एलिमेंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर आएगा। ठीक है, अब कोई भी अगर यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज है वो इस चार्ज के पैरेलल तो मूव करेगा नहीं, या तो वो दूर की तरफ जाएगा या तो पास की तरफ आएगा। ये भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस रखा, तो ये दूर ही जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूर की तरफ आएगी। और इसके लिए जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, नीचे की तरफ, ये हो जाएगा DA वेक्टर, और यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा, 90। ओके, तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और इसको समझ लीजिए कि मैंने जो बनाया है डायग्राम का, ये मतलब क्या निकलता है। डायग्राम आपको समझ में आएगा तभी इसमें आगे जो है वो डेरिवेशन हम प्रोसीड कर पाएंगे, आगे सॉल्व इसको कर पाएंगे। ठीक है, तो डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये डायग्राम आपको समझ आ गया हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके,
अब इसके बाद ये डायग्राम आपके पास है ही, तो अब हमको करना क्या है, हमको फ्लक्स निकालना है। ठीक है, हमारा काम है फ्लक्स निकालना। दो तरीके से हमको फ्लक्स निकालना है। तो पहला फ्लक्स हम कहाँ से निकालेंगे, गॉसियन सरफेस से। तो क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स, एक सेकेंड मैं मार्कर चेंज कर लूँगा। तो हम लिख सकते हैं फ्लक्स लिंक्ड विथ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से लिंक जो भी फ्लक्स है वो कितना है ना। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, क्या लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा। ठीक है, या फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखिए दो पार्ट बन रहे हैं। कौन कौन से पार्ट बनेंगे, पहला पार्ट बनेगा वो बनेगा कौन सा, एक कर्व वाला पोर्शन है, और दूसरा जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन बनेगा, प्लेन पोर्शन बनेगा। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस जो मैंने बनाई है वो कैसी है शेप में, आपको पता है सिलिंड्रिकल है। ठीक है, और अगर ये गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल है तो जैसे ये मार्कर आप देख सकते हैं इसी टाइप का ये सिलिंड्रिकल होगा। ठीक है, तो जैसे ये रेड कलर का जो गॉसियन सरफेस इसमें दिखाई दे रहा है डायग्राम में, तो मैंने मान लिया कि ये जो मार्कर है वो गॉसियन सरफेस की जैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इस सरफेस के लिए जो एरिया है वो इधर आया, इसका एरिया जो है वो ऊपर गया, इस सरफेस का एरिया जो है वो इधर आया, और इस सरफेस का एरिया वो इस डायरेक्शन में चला गया। ओके, अब हमको करना क्या है, फ्लक्स पता करना है। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, ये प्लेन पोर्शन है, ये वाला प्लेन पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, ये कर्व पोर्शन है। और फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता होता है, EDA cos थीटा, हम अप्लाई करते हैं। फ्लक्स का ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA cos थीटा। अब अगर थीटा 90 हो जाएगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 90 कहाँ पे है, ऊपर और नीचे देखिए एंगल जो है वो 90 का बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, और ऊपर नीचे वाला पोर्शन है वो उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे प्लेन पोर्शन। यानी जो यहाँ पे फ्लक्स है प्लेन पोर्शन के लिए वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो फ्लक्स बचता है वो सिर्फ बचता है कर्व पोर्शन के लिए। तो अब हम कर्व पोर्शन के लिए फ्लक्स किस तरह से लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताएं, इंटीग्रेशन ऑफ EDA, और एंगल कितना है, 0 डिग्री है, तो ये आ गया। ठीक है, ओके, तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, E, और DA का मतलब क्या हो जाएगा, कंप्लीट एरिया। लेकिन यहाँ पे जो ये एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया ना होकर सरफेस एरिया है, तो उसकी वैल्यू आपको सबको पता है कितनी होती है, 2πr और L। ठीक है, L क्या है यहाँ पे, लेंथ, सिलेंडर की हाइट कह सकते हैं, उसकी लेंथ भी कह सकते हैं। R क्या है, सिलेंडर का रेडियस है R। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये फ्लक्स आ चुका है। अब दूसरा स्टूडेंट्स फ्लक्स हमारे पास कहाँ से आएगा, दूसरा फ्लक्स हम कहाँ से निकालेंगे, सिंपल सी बात है, जो जिस चीज़ का ये एप्लीकेशन है उसी से निकाल लेंगे। तो बाय गॉस लॉ ये दूसरा फ्लक्स आ जाएगा। तो गॉस लॉ क्या होता है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। और जो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ की थी उसमें जो चार्ज है वो कहाँ है, मतलब जो Q चार्ज इनसाइड है सरफेस के अंदर, या कौन सी सरफेस के अंदर कह सकते हैं, गॉसियन सरफेस के अंदर। तो ये जो Q है वो इनक्लोज चार्ज ही है, तो ये मान लेते हैं इसको सेकंड इक्वेशन। अब हमको करना कुछ नहीं है, सिंपल है, बस हमारा काम हो चुका है, मंजिल तक पहुँच चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हमने फाई निकाला, सेकंड इक्वेशन में भी हम लोगों ने फाई निकाला है। दोनों फाई आपस में कैसे होंगे, इक्वल कर देंगे इनको, तो आ जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम जब दोनों फाई को इक्वल करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, E इंटू 2πrl इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करने पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग, E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन R इंटू L। तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जो L है वो L एक्चुअल में गिवन नहीं था। L क्या किया था, हम लोगों ने लेट किया था। ठीक है, L क्या था, हम लोगों ने उसको लेट किया हुआ था। तो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि Q अपॉन L को हम क्या लिखते हैं, Q अपॉन L को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट एंड इंटू लैम्डा बाई R। तो फाइनल फॉर्मूला अपने पास आ चुका है,
इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग कंडक्टिंग फायर एट सम डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। यहाँ पे लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आर क्या है, जितनी डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ई तो सबको पता होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको एक बात और बता दूं जो कि है तो बहुत सिंपल, लेकिन तब भी शायद आप लोग गलती कर दें, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वो बात क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड क्यू बाई स्मॉल आर, ये हम लोगों ने फॉर्मूला फाइंड किया है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, 9 × 10⁹ अब हमें चाहिए है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस वैल्यू में 2 से डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ पे 1/2 चाहिए, हमारे पास 1/4 है, तो हम इसमें दोनों साइड जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो कराओ, तो इधर तो हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हो जाएगा 18 × 10⁹ तो ये वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी शायद, है ना। देखिए मैं ये इसलिए बता रहा था, कई सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, यहाँ पे 9 की जगह वो 4.5 कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि ये 1/4 है, और 1/4 का डबल होता है 1/2, 1/4 का आधा नहीं होता है 1/2। कि यहाँ पे आप सोच रहे हो कि 1/2 लिखा था तो उसमें हम 2 से डिवाइड कर दें यहाँ, तो यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे तो 4.5 बचेगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।